हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इससे पहले हमने अपने 1 to 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी की थी, जिसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसके यूजेस क्या हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था अपना ट्रेडिंग अकाउंट। और थर्ड लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। 1 से लेकर 10 तक इसकी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिर से थ्योरी करते हैं। और कौन सा पार्ट थ्योरी का, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारा देखते हैं। उसके बाद फिर हम जो है इसके प्रैक्टिकल करेंगे। चलो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कह रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोज द ग्रोस प्रॉफिट। अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। मोर ओवर ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, सारी की सारी बिजनेस की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटी as a result of buying and selling of goods. However, a businessman has to incur a number of expenses which are not taken to trading account. Hence, a businessman is more interested in knowing the net profit earned or net loss incurred during the year. As such, a profit and loss account is prepared which contain all the item of losses and gains pertaining to the accounting period. अब ये तो है नहीं कि जो भी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए, ठीक है, बाकी के खर्चे कहीं पर कंसीडर ही नहीं होंगे। तो बाकी के सारे खर्चे फ्रेंड्स हम लोग कहां पर कंसीडर करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फ्रेंड्स जो आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल के आएगा, वो हमारा ट्रांसफर होगा सीधा का सीधा कैपिटल में। और ये कैपिटल किसकी है फ्रेंड्स? प्रोप्राइटर की। अगर तो प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगी कैपिटल में से, अगर तो लॉस होगा तो फिर लेस हो जाएगा। A profit and loss account is an account into which all the gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains over the losses or vice versa. तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हम लोग बनाते क्यों हैं, नीड्स क्यों हैं। टू ascertain the net profit or net loss. A trading activity, a trading account only disclose the gross profit earned as a result of trading activity, whereas the profit and loss disclose the net profit or net loss available to the proprietor and credited to his capital account. बिल्कुल, ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट का पता चलता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है, जो कि उसके प्रोप्राइटर की कैपिटल में एड ऑन होता है। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर कितने प्रॉफिट्स थे, इस साल कितने प्रॉफिट्स हैं, हमारा बिजनेस का एफिशिएंसी क्या है। इट अनेबल्स द बिजनेसमैन टू नो वेदर द बिजनेस इज बीइंग कंडक्टिंग एफिशिएंटली और नो, क्या हमारा बिजनेस एफिशिएंटली रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, अब आपके इस पर्टिकुलर ईयर के जो खर्चे हैं, आप लोग उन खर्चों को अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करोगे और कंपैरिजन करके आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में आपके कितने खर्चे थे और करंट ईयर में आपके कितने खर्चे हैं। अगर तो मान लो करंट ईयर में आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो आपकी मैनेजमेंट या फिर आपका प्रोप्राइटर क्या करेगा? उन खर्चों को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंस है। Profit and loss account help in comparing various expense with the expense of previous year. Also, the percentage of each individual expense to the net profit is calculated and compared with the similar ratio of the previous year. Such comparison will be helpful in taking concrete step for controlling the unnecessary expense. Next,
हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम लास्ट क्या होता है, लास्ट हमारा बनता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ए बैलेंस शीट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड आफ्टर असर्टिंग द नेट प्रॉफिट थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आ गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड में हम कौन कौन सी आइटम को कंसिडर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की आपको डेबिट साइड पे पता है, क्रेडिट साइड पे पता है। डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी थी, सेल्स, सेल्स रिटर्न और आपके क्लोजिंग स्टॉक। इसमें परचेज रिटर्न भी ऐड कर लो। अब आगी बारी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विद द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी फ्रेंड्स हमारा ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस होगा, उसको हम आगे ब्रॉट डाउन करेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अगर तो टू ग्रोस प्रॉफिट होगा, वो इधर जाके क्या बन जाएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर तो बाय ग्रोस लॉस होगा तो क्या बन जाएगा, टू ग्रोस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। As such, all those expenses and losses which have not been debited to trading account are now debited to the profit and loss account. जो खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं हुए, वो अब हम कहाँ डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्सेट्रा। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनको हम बोलते हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, क्योंकि डायरेक्ट खर्चे तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही प्रॉफिट अकाउंट हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट all the income and gains. As such, all the expenses and losses are shown on the debit side and all the incomes are shown on the credit side. अब आ गई डेबिट साइड की आइटम और क्रेडिट साइड की आइटम। डेबिट साइड में जो फर्स्ट आइटम आएगी वो आएगी ग्रोस लॉस। इफ ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज ग्रोस लॉस, it is shown on the debit side first of all. Then office expense and administrative expense like salary of office employees, office rent, lightning, postage, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीड एक्सेट्रा। फिर आएंगे सेलिंग के खर्चे, फिर आएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस सच एज एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट्स, पैकिंग चार्जेस एक्सेट्रा, सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, चैरिटी एक्सेट्रा। अब आगे क्रेडिट साइड की आइटम के। सबसे पहले जो आइटम आएगी वो आएगी ग्रोस प्रॉफिट। The starting point of the credit side of the profit and loss account is the gross profit brought down from the trading account. जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट निकाला था, वो हम इधर की तरफ ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके बाद अदर इनकम्स, all item of income and gains are shown on the credit side of the profit and loss account, such as income from investment, rent received, discount received, commission received, interest received, dividend received, etc. If the credit side of profit and loss account exceed the debit side, अगर तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सीडेड डेबिट साइड से, फिर तो क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। और इसके ऑपोजिट अगर तो क्रेडिट साइड लेस से डेबिट साइड से, फिर हमारा क्या है, नेट लॉस। अब आगे बारी क्लोजिंग एंट्रीज की। जैसे मैंने आपको बताया जब हमने लेजर का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 13, हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, कोई भी जो नॉमिनल अकाउंट थे उनका हमने बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इनके जो बैलेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये अल्टीमेटली जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होते हैं, ना कि इनका कोई क्लोजिंग होता है। तो यही यहाँ पे है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सारे के सारे मान लो सैलरी अकाउंट में जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन थी, सैलरी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, खर्चे का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब आप इस खर्चे के अकाउंट को क्लोज करोगे, यानी कि अब डेबिट को खत्म करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जितना भी सैलरी का खर्चा था,
आपने वो सारा का सारा खर्चा कहां पर ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सैलरी अकाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों साइड्स। अब सैलरी अकाउंट में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, वो सारा का सारा खर्चा आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट थे सारे ऐसे होंगे। और जितने हमारे इनकम्स के अकाउंट है, इनकम का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। इनकम का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो आप लोगों ने एक लेजर अकाउंट बनाया, आप लोगों ने सारे के सारे जो हमारी इनकम की ट्रांजैक्शन थी वो क्रेडिट करते गए। लास्ट में अब इसको या तो कैरी डाउन करोगे या कहीं ना कहीं ट्रांसफर करोगे। अब नॉमिनल अकाउंट का कैरी डाउन तो होता ही नहीं, फिर आप लोग क्या करोगे, इसको सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहीं पर आगे यहां पर इसने ये वाली एंट्री कर दी, account of various item of expense and losses are transferred to the debit side of the profit and loss account by means of following entry. Or similarly, balance of all the accounts of income and gains will be transferred to the credit side of the profit and loss account by means of following entry. अब आ गई बारी आपकी प्रॉफिट और लॉस की। अगर तो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम में, तो ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या हो जाएगी, प्रोप्राइटर की प्लस हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में जो हमारा साल का प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। अगर कोई लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में से वो हम माइनस कर देंगे। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड शॉर्टर है, किससे, डेबिट साइड से। आगे फॉर्मेट, अब आ गया फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये इसने बता दिया फॉर्मेट। सबसे पहले तो ऑफिस एक्सपेंस में स्टार्टिंग में सबसे पहले तो टू ग्रोस लॉस और इधर बाय ग्रोस प्रॉफिट। ऊपर भी देख लो कैसे बनाया इसने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, या फिर जो भी होगा आपके पास वो लिख देना। तो ऑफिस खर्चों में सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, स्टेशनरी पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगर तो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा ड्रॉइंग्स। वो हम कहां से माइनस करेंगे, प्रोप्राइटर की कैपिटल में से। अब ये हो सकता है कि बिजनेस का प्रीमियम हो, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट खर्चे, ट्रेड एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस। उसके बाद आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इसमें कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, टेबल एक्सपेंसेस। मिसलेनियस में क्या आ गया, डिस्काउंट अलाउड, आपके रिपेयर के खर्चे, डेप्रिसिएशन के, इंटरेस्ट के, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वीनियंस एक्सपेंस, डोनेशन, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स। अगर तो क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है फिर तो ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्या होगा, नेट लॉस होगा। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर इनकम कौन कौन सी होती है, बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट, बाय रेंट, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर इंटरेस्ट हुआ, कोई भी शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट की उसका डिविडेंड, कोई भी बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस इनकम, और लास्ट में अगर तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड से नेट लॉस। अल्टीमेटली ये बैलेंस कहां पर ट्रांसफर होगा, आपकी कैपिटल में। अगर तो लॉस है कैपिटल में से माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स हमारा नोट्स। नोट्स भी एक बार पढ़ लेते हैं। दोज अकाउंट विच आर नॉट रिलेटिंग टू द बिजनेस आर नॉट रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सच एज डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये सारे के सारे खर्चे फ्रेंड्स क्या है, प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे। पर्सनल खर्चे तो कहां पर शो करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट में। ड्रॉइंग अकाउंट में क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं, ना कि इसको प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। Only those item of expense and income are shown in the profit and loss account which have not been shown in the trading account. जो खर्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किए वो हम कहां शो करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये उसने बोल दिया कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हम लोग बनाएंगे। अभी थ्योरी कर लें हम लोग पहले। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स
ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब दो चीजों का थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, operating profit is the profit earned through normal operating activity of the business. It is arrived at by deducting the operating expense from the gross profit. जब भी ग्रोस प्रॉफिट में या फिर ग्रोस लॉस में से हम लोग लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारे पास क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस। कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो सीधा का सीधा डायरेक्टली हमारे मेन या नॉर्मल एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। और वो कौन कौन से खर्चे हैं आपके फ्रेंड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के। बाकी के सारे खर्चे आपके क्या होंगे, वो होंगे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी आपको ऊपर जो हमने फॉर्मेट किया था उसमें शो है, आपको दिखा देता हूं। आगे आगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस व्हिच आर इंसिडेंटल और इनडायरेक्ट टू द मेन ऑपरेशन of the business are called non-operating expense. These expenses include interest on loan, charities donation, loss on sale of fixed assets, extraordinary loss due to theft, loss by fire, and so on. Similarly, non-operating incomes are added while calculating the net profit. और वो कौन कौन सी हैं, receipt of interest, rent and dividend, gains on sale of fixed assets, etc. अब यहां पर देख लेते हैं फॉर्मेट में। तो जो फ्रेंड्स आपके ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और मिसलेनियस में फ्रेंड्स, मिसलेनियस में मोस्टली सारे नहीं है, ये डोनेशन चैरिटी ये सारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, आपके मेन कोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए। और दूसरी तरफ आपकी इनकम्स, जैसे रेंट आपको रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ये क्या है आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स। बाकी सारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बाकी जब और प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन कौन से हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है, सबसे पहले तो after ascertaining the net profit or loss of the business enterprises, the businessman would also like to know the exact financial position of his business. अब आप लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब बिजनेसमैन कहता है भाई मेरे को बता तो सही मेरी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या मैं सॉल्वेंट हूं, क्या मेरा बिजनेस रन करने के लायक भी है कि नहीं लायक, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है। For this purpose, a statement is prepared which contain all the assets and liability of the business enterprise. The statement so prepared is called balance sheet because it is a sheet of balances of ledger account which are still open after the transfer of all the nominal account to the trading and profit and loss account. Balance of all the personal and real account are grouped as assets and liability. Liability are shown on the left hand side and balance sheet of the balance sheet and assets on the right hand side. अब आपके सारे नॉमिनल अकाउंट्स कहां पर आ गए फ्रेंड्स, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट आपके आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कौन से अकाउंट रह गए आपके, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। फिर ये कहां कंसीडर करेंगे, ये हम लोग लाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट की फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी साइड, और राइट हैंड साइड क्या होती है आपकी एसेट साइड। नेक्स्ट, ए बिजनेस फॉर्म शोइंग दैट व्हाट इज ओन्ड एंड व्हाट इज proprietor is worth is called balance sheet. A balance sheet is a statement as a particular date showing on one side the trader's property and possession and on the other sides the liability. एक साइड तो शो करता है कि बिजनेसमैन के एसेट्स कितने हैं, दूसरी तरफ शो करता है कि बिजनेसमैन की लाइबिलिटीज कितनी है, उसने पे कितना करना है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस।
The main purpose of preparing a balance sheet is to ascertain the true financial position of the business at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है. It's help in ascertaining the nature and cost of various assets of the business such as closing stock, amount owing from debtors, amount of fictitious assets, etc. अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंसेस का भी तो पता चलेगा कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं, हमने डेटर से पैसे कितने लेने हैं, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स की क्या वैल्यू है. और दूसरी तरफ हमें लाइबिलिटीज भी पता चलेगा कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कितना पे करना है. और क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि हमारी कैपिटल कितनी है, साल के स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी, साल के एंड में कितनी कैपिटल हुई है, कितना हमारी कैपिटल में ऐड ऑन हुआ है, या फिर कितना हमारी कैपिटल में सब्सट्रैक्ट हुआ है. ठीक है. इट्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट. द फर्म इज सॉल्वेंट इफ द एसेट एक्सीड द एक्सटर्नल लायबिलिटी. अगर तो आपके एसेट्स ज्यादा है तो यानी कि आपकी बिजनेस की फर्म क्या है, सॉल्वेंट है. इट वुड बी इनसॉल्वेंट इफ ऑपोजिट इन दिस केस. अगर तो नेचुरली आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो आपका बिजनेस सॉल्वेंट ही नहीं है. इट्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में ये सारी क्या बन जाएंगी, हमारी ओपनिंग एंट्री बन जाएंगी, इस साल की क्लोजिंग एंट्री. ड्राफ्टिंग ए बैलेंस शीट. करेक्टरिस्टिक्स क्या है. ए बैलेंस शीट इज ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. बिल्कुल. दिस इज द रीजन दैट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स की अब आपको डेफिनेशन पता चलेगी क्या होती है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्या क्या पार्ट होता है. हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक तो इनकम स्टेटमेंट होती है, दूसरी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है. इनकम स्टेटमेंट में हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी बैलेंस शीट होती है. ये तीनों को मिला के हमारा क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. हाउएवर द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट and not an account. It has no debit or credit side and as such the word to and by are not used before the names of the account written therein. क्योंकि बैलेंस शीट हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है. आप लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट्स में हम लोग टू या फिर बाय यूज करते हैं अपनी आइटम्स के साथ, बट यहाँ पर जो भी आइटम हम लिखेंगे उसको हम टू या बाय से नहीं लिखेंगे, उसको हम सीधा का सीधा क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे. A balance sheet is a summary of personal and real account which are still open and have not been closed by transfer to the trading account and profit and loss account. Debit balance of all personal and real account are put on the right hand side as assets, whereas the credit balance are put on the left hand side, that is known as liability side. The total of the two sides of balance sheet must be equal. अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्या है, आपका कहीं ना कोई आपका एरर है और आपको फिर से दोबारा अपना क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा. ये आपका मेन जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच होगी लास्ट में तो आपका क्वेश्चन सही है और आपको 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपकी बैलेंस शीट ही नहीं मैच की तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई एंट्री गलत की है. नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. आप एक पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट बनाते हो, ना कि फिक्स्ड पीरियड की बनाते हो. एज सच इट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. इट इज ट्रू ओनली फॉर ए डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज इवन ए सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज ए चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी. बिल्कुल, अगर हर एक छोटा से छोटा चेंज आएगा वो हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट, इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है. ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट. अब यहां पर बोल रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो कैसे करना है, उनको ग्रुप कैसे करना है. क्योंकि एसेट्स में तो हमारे करंट एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं. इनकी एक सिमिट्री कैसे बनानी है हमने, वो सारा. तो पहले तो चलो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ना छोटी छोटी ये टर्म्स है फ्रेंड्स. पहले तो क्लासिफिकेशन आपको करवाऊंगा, नहीं तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं चलो, उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करते हैं. ये लो, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स.
अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसेट दीज में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। एक तो हो गए हमारे करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स और टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स। चलो, अब यही एसेट सारे शो होंगे हमारी बैलेंस शीट में। अब इनको कैसे शो करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये होते क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गया क्लासिफिकेशन में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यू यूज एंड लास्ट फॉर मेनी ईयर सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो एसेट्स हमारे सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हमने, हमने अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदे हैं, जिससे हमारी क्या है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। जो एसेट हमारे परमानेंट नेचर की है, जिसका यूज हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक होता है, वो हमारे सारे के सारे क्या है नॉन करंट एसेट्स। जैसे आपने ये एग्जांपल बता दी, एज द पर्पस ऑफ कीपिंग सच एसेट इज नॉट टू सेल बट यूज देम, चेंजेस इन देयर मार्केट वैल्यू आर इग्नोर्ड एंड दीज आर ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये हम कहां पर शो करते हैं, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन में, क्योंकि बैलेंस शीट में हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं चलते, कॉस्ट प्राइस और रिसेबल वैल्यू विच एवरेज लेस पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया आपका फ्रेंड्स करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश की फॉर्म में होते हैं, या फिर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर ऑफ द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। या तो वो कैश में होते हैं या एक साल के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्या है हमारे करंट एसेट्स। आगे नीचे इसने करंट एसेट्स की जो एग्जांपल भी दी हुई है, द करंट एसेट्स आर यूजली डिफाइंड एज दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश थ्रू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन ए शॉर्ट टाइम ऑर्डिनरी इन ए ईयर। करंट एसेट इंक्लूड कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड, जो हमारे अभी ड्यू नहीं हुए पर अभी हमने पे कर दिए, एडवांस में भी कहीं पर दिए, वो हमारे क्या है प्रीपेड एक्सपेंस, हमारे एसेट्स है। एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, क्लोजिंग स्टॉक। While valuing these assets, closing stock is valued at cost or receivable value, whichever is less, and a reasonable provision for doubtful debt is deducted out of sundry debtors। वो तो हमने फ्रेंड्स प्रोविजन वाले चैप्टर में किया हुआ है कि हम लोग एक प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है काफी सारे प्रिंसिपल और कन्वेंशन पे बेस होती है। उसमें एक ये भी होता है कि हमने सारे के सारे लॉसेस को लेके चलना है, एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नो प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट को नहीं साथ में लेके चलना। तो हम लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि डेटर में से सारे के सारे डेटर नहीं हमारे रियलाइज होंगे, हमारे कुछ ऐसे डेटर्स होंगे जो बैड डेट्स भी हो सकते हैं, इसलिए उनकी हम आज के टाइम में उनकी प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट आर दोज which are either in the form of cash or can be quickly converted into cash, such as cash, bill receivable, short term इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, एक्रूड इनकम। अब लिक्विड एसेट और करंट एसेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो इसने यहां पर बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक इफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस इन दोनों को करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे सारे के सारे क्या आ जाते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। आगे फिक्टिशियस एसेट्स, these are assets which cannot be realized in cash and no further benefit can be derived from these assets। कोई भी ना तो हम इसको कैश में रियलाइज कर सकते हैं या ही इनका हमारा फर्दर बेनिफिट मिलेगा। सच एसेट इंक्लूड डेबिट्स, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सेट्रा। These assets are not really asset but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time। अब कुछ एसेट्स फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं, जैसे मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्चा कर दिया। अब एडवर्टाइजमेंट पे हमने सपोज कर लो 1 करोड़ कर लिया खर्चा,
तो फ्रेंड्स ये एक पर्टिकुलर ईयर का थोड़ी ना खर्चा है। अगर तो आप मान लो पर्टिकुलर ईयर में खर्चा बुक कर लोगे तो आपके उस ईयर में आपके प्रॉफिट इतने गिर जाएंगे कि आपको हो सकता है कि उस ईयर में आपको लॉस हो, और बाकी के ईयर में आपके प्रॉफिट काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके फिर उस ईयर में फिर उन उन वाले ईयर्स में आप लोगों ने खर्चा ही नहीं शो किया एडवर्टाइजमेंट का। पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है ना। अगर आप कहते हो कि ये हमारे एडवर्टाइजमेंट 10 साल तक चलेगी, तो बुक्स क्या कहती हैं, हमारे अकाउंट्स क्या कहते हैं, इस 1 करोड़ को 10 साल में डिवाइड कर दो, यानी कि हर साल 10-10 लाख अपनी प्रॉफिट में से बुक करो। और जो आपका मान लो सपोज कर लो इस साल आपने 10 लाख बुक कर लिया, 90 लाख आपका क्या है, एसेट्स है, वो हम एसेट साइड शो करेंगे एडवर्टाइजमेंट के हेड के अंदर। चलो नेक्स्ट आपका आ गया वेस्टिंग एसेट्स। These are the assets which are exhausted or consumed over a period of time such as mines and oil wells। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी माइंस और ऑयल वेल्स होती है जिसमें हम माइंस में या फिर कोल निकालते हैं या फिर गोल्ड निकालते हैं। जैसे जैसे हम उस माइंस का यूज करेंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ऑयल वेल्स में से जैसे जैसे तेल निकालते हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। सपोज कर लो यहाँ पर 100 मैट्रिक टन जो है कोल है, हमने 10 मैट्रिक टन निकाल लिया, अब तो माइंस में 90 मैट्रिक टन रह गया ना। तो इसका मतलब क्या है, माइंस की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। देयर वैल्यू रिड्यूस थ्रू बीइंग वर्कड। दीज आल्सो इंक्लूड पेटेंट एंड अ प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपने कोई लीज पे लिया, लीज पे ली 100 साल के लिए, नेचुरली ये 1 साल हो गया, अब 99 ईयर्स रह गए आपके पास, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट आ गए आपके टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। Tangible assets are those which have a physical existence or which can be seen and felt, like plant and machinery, building, furniture, cash. Intangible assets do which do not have any physical existence or which cannot be seen or felt, such as goodwill, trademark, patents. Intangible assets as much valuable as tangible assets। इनटेंजिबल एसेट की भी फ्रेंड्स उतनी ही वैल्यू होती है जितनी आपकी टेंजिबल एसेट की वैल्यू होती है। सपोज कर लो आपकी गुडविल है, गुडविल से क्या होगा, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। जैसे सपोज कर लो यहां पर कंपनी है HUL, इसकी नेम पे इसकी गुडविल है कि कोई भी अगर HUL का प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा, या फिर ITC का प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसकी एक ब्रांड बन गया। ब्रांड की भी आज के टाइम में वैल्यू होती है। इसकी मार्केट में कस्टमर में, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है उनके पास एक छवि बन चुकी है हमारे ब्रांड की। और आजकल फ्रेंड्स जो ये कंपनी वाले होते हैं जो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं प्राइस हमसे, उनकी गुडविल का ही ज्यादा तो करते होते हैं। सपोज कर लो अगर कोई प्रोडक्ट बना मान लो 10 रुपए का, तो इतने 10 रुपए की गुडविल लगा के, ब्रांड की वैल्यू लगा के 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। गुडविल हेल्प इन अट्रैक्टिंग कस्टमर एंड पेट, ये क्या लिखा है, एंड पेटेंट्स आर एक्चुअली नो हाउ विच विल इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का डिफरेंस, ये भी देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट जिनको छू सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट जिनको छू ही नहीं सकते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स हो गए। नॉन करंट वर्सेस करंट, दीज एसेट कैन बी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ऊपर अभी हम करके आए हैं कि नॉन करंट में क्या क्या होते हैं और करंट में क्या होते हैं। These assets usually fall in the category of non current assets, क्योंकि करंट एसेट क्या होते हैं, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। पर गुडविल को थोड़ी ना हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही पेटेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, जबकि इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होती है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो। आपके पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, अगर मान लो कोई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप लोगों ने ट्रेडमार्क करवा लिया, तो आपकी मार्केट में वैल्यू उसकी बढ़ेगी ना कि कम होगी। जबकि जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं,
जैसे जैसे हम इसका यूज करते हैं इनकी वैल्यू कम होती जाती है। आगे, acceptance as security, lender accept these assets as security for providing loan। अगर हमने लोन लेना है तो हमारे जो एक्सेप्टर होते हैं ये इसको एज ए लेंडर्स होते हैं, इसको एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर इसमें थोड़ी ना करेंगे जो हमें चीज दिख ही नहीं रही, क्या उसको उसके ऊपर आप लोन दे सकते हो? नहीं दे सकते। मैं कहूँ कि गुडविल अच्छी कंपनी की लोन दे दो, वो कहेगा भाई मेरे को एसेट्स तो दिखा पहले क्या है कंपनी के पास। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ लॉस टू फायर, टेंजिबल एसेट में भी लॉस ड्यू टू फायर। टेंजिबल एसेट को नेचुरली थेफ्ट का भी लॉस है, फायर का भी लॉस है, लॉस्ट हो सकता है, पर इंटेंजिबल के केस में ये सब नहीं है। अब आगे आ गई आपकी क्लासिफिकेशन आपकी लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? तो सबसे पहले तो हमारी आ गई नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। दीज लाइबिलिटी विच आर टू बी रीपेड आफ्टर 1 ईयर। ध्यान से देख लो, आफ्टर 1 ईयर और मोर आर टर्म्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमारी 1 साल के बाद ड्यू होनी है या उससे भी बाद। दीज इंक्लूड पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एक्सेट्रा। अब आगे करंट विद इन ईयर of the balance sheet are terms that current liabilities or short-term liability. These include bank draft, overdraft, creditor, bill payable, outstanding expense, etc. सारे के सारे विद इन 1 ईयर। ये क्या होगी? करंट लाइबिलिटी। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 और मोर, ये क्या होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? आपकी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। These are the liability which become payable only on the happening of some specific event, otherwise not, such as liabilities for bill discounted. In case a bill discounted from the bank is dishonored by the acceptor on the due date, the firm will become liable to the bank. अगर मान लो आप लोगों ने एक बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, आपका जो डेटर्स था उसने एक बीआर दे दिया, ये बीआर था 3 महीने का। अब आपको पैसे पहले चाहिए थे, आप लोगों ने क्या किया? इसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 1 महीने बाद ही। अब बैंक ने तो पैसे लेने, बैंक ने गए 3 महीने बाद, बैंक ने ये बीआर को इन कैश करवाया, पर हुआ क्या? वो फेल हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने इस डेटर से थोड़ी ना पैसे लेने हैं, बैंक ने तो आपसे पैसे लेने हैं, क्योंकि आपने इसको डिस्काउंट करवाया बैंक से। हाँ, अगर इसका मान लो बीआर जो बैंक का डिस्काउंट करवाया था हमने बीआर, अगर वो पेमेंट हो जाती फिर नहीं बैंक हमारे से लेता, पर ये तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर होगी ना। वही कह रहा है यहाँ पे, इन केस बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम ए बैंक इज डिसऑनर बाय द एक्सेप्टर। अगर मान लो जो एक्सेप्टर था वही, उसने ही जो हमारा बीआर ड्यू डेट पे डिसऑनर कर दिया, तो द फर्म विल बी बिकम लाइबल ओनली बैंक। तो फर्म को बैंक को पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो कुछ कई बार क्या होता है, कुछ कोर्ट केस हमारे पेंडिंग होते हैं, अगर तो हमारे फेवर में आ गए तो अच्छा है, अगर हमारे अगेंस्ट आ गए तो फिर फर्म की लाइबिलिटी भी तो अराइज होगी ना। ये टोटली किस चीज पे डिपेंड करता है? कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो कोर्ट केस हमारी फेवर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हमारी लाइबिलिटी है राइज होगी। वो कौन सी लाइबिलिटी है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन, द फर्म वुड become liable to pay the amount if the person from whom guarantee is given fail to meet his obligation। अगर मान लो मैंने किसी की गारंटी दी है, अगर कल को मान लो उस बंदे ने पैसे पे नहीं किए, तो फिर क्या? मैं लाइबल होऊंगा पे करने के लिए जिस भी बंदे को मैंने गारंटी दी है। हाँ, अगर उसने पे कर दिया तो फिर मैं, मेरी तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। ये टोटली डिपेंड क्या करता है? फ्यूचर इवेंट पे। अगर तो वो पर्सन पे नहीं करेगा तो मेरे को पे करने पड़ेंगे, अगर वो पे कर देगा डेट्स ओके। कंटीजेंट लाइबिलिटी आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बट ये आउटर कॉलम में फुट नोट में शो करते हैं। दीज आर हाउ एवर शोन एज ए फुट नोट जस्ट बिलो द बैलेंस शीट सो दैट देयर एग्जिस्टेंस में बी रिवील्ड। अब ये नहीं है कि इसको हमने शो ही नहीं किया, इसको हम फुट नोट में बता देते हैं
दिखा देते हैं। जैसे हमने लास्ट में बैलेंस शीट खत्म कर दी, नोट में बता दिया, इससे प्रोपराइटर को क्या पता चल जाएगा कि उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी भी है, ये फ्यूचर में हो भी सकती है अराइज और नहीं भी हो सकती। इसको हमने खत्म नहीं करना फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस और बैलेंस शीट का डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों ने अच्छे से किया हुआ है उनको तो पता है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्योंकि हम जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं हम लोग सारे का टोटल करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जबकि बैलेंस शीट क्या बताती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन का बताती है हमारी फर्म की, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ट्रायल बैलेंस से ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। जबकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज पॉसिबल टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से नेचुरली हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलेगा। नेसेसिटी, इट इज डिजायरेबल, ट्रायल बैलेंस बनाना डिजायरेबल, बट बैलेंस शीट कंपल्सरी, नेसेसरी। हेडिंग, द हेडिंग ऑफ इट्स टू कॉलम आर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो इसकी कॉलम होते हैं दो होते हैं, जबकि बैलेंस शीट के क्या दो कौन से कॉलम होते हैं कि एसेट्स एक लाइबिलिटी की। पीरियड, जब भी हमें चाहिए हम तब बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, चाहे वो एवरी मंथ हो, एवरी क्वार्टर हो या फिर हाफ ईयरली हो। पर जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो हमारी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की बनती है, जैसे 1 ईयर के बाद या फिर हाफ ईयर के बाद। नॉर्मली फ्रेंड्स जो होता है कंपनी 1 ईयर के बाद ही अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसमें तो तीनों तरह के अकाउंट आते हैं, जबकि बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट ही आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली इट डज नॉट कंटेन द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को पता है कि हम लोग फुटनोट में शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के। नॉर्मली ध्यान रखना, नॉर्मली ये ना कह देना कि आप लोगों ने कहा था, नहीं। जबकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी आइटम का, बैलेंस शीट की आइटम का एक पार्ट, हमारी एक आइटम है हमारी बैलेंस शीट की। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो करते ही नहीं हम लोग इसमें, जबकि सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी बैलेंस शीट होती है। Evidence, it is not accepted by court as documentary evidence, it is accepted by courts as documentary evidence. It is also helpful while making payment of income tax and GST। बिल्कुल एक एविडेंस के लिए भी यूज करते हैं। आगे फ्रेंड्स, आगे आपका फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब ये मेरे को लगता है आपका ना 2 मिनट रुको, ये आपका बस थ्योरी खत्म है। अब आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट का जो हमने ऊपर टॉपिक छोड़ा था, ये वाला। अब आ गया ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, हमारा बेस क्या होता है ग्रुपिंग करने का, हम लोग आइटम्स को कैसे शो करेंगे सीरियल वाइज, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने बनानी है। जैसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 वे से बनाई हुई है बैलेंस शीट, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ, एक और था क्या था, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और एक ये परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो सबसे पहले तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, the assets and liabilities shown in the balance sheet are properly grouped and presented in a particular order. The term grouping means showing the items of similar nature under a common heading. For example, the amount owing from a various customer will be shown under the heading debtors. Similarly, under the heading current asset, the balance of cash, bank, debtor stock, etc. will be shown. Marshalling is the arrangement of various assets and liability in a proper order. Marshalling can be done in any of the following 2 ways. अब आप लोगों ने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, सबसे पहले तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो भी आपका मोर लिक्विड होगा एसेट्स उसको पहले शो करोगे, जो आपका लेस लिक्विड होगा उसको बाद में, और जो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा उसको लास्ट में। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड भी ऐसे करोगे। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन एसेट्स विच इज मोस्ट इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको आप इजिली कन्वर्टेबल कैश कर सकते हो उसको आप पहले शो करोगे, सच एज कैश इन हैंड इज रिटन फर्स्ट,
and then we'll follow those assets which are comparatively less easily convertible, so that the least liquid assets such as goodwill is shown last. Or similarly, liabilities which are to be paid at the earliest will be written first. In other words, current liabilities are written first of all, then non-current or long-term liabilities, and lastly the proprietor capital. पहले आपने क्या करनी है, करंट लाइबिलिटी शो करनी है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर प्रोप्राइटर की कैपिटल। आगे इसने ये फॉर्मेट बता दिया, ये लो, जब आप ये पहली आप जो यूज करोगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मेथड यूज करोगे, करंट एसेट्स पहले, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। ये देखो सीरियल वाइज चल रहा है, जिसको आप इजीली कन्वर्टेबल कैश कर सकते हो वो पहले आई हुई आइटम्स, उसके बाद लास्ट में कौन सी है जिसको आप इजीली कन्वर्टेबल कैश नहीं कर सकते। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज पहले, नॉन करंट लाइबिलिटी बाद, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल, प्रोप्राइटर की कैपिटल लास्ट में। अब आपको मैंने इसलिए पहले करवा दिया था कि आपको करंट एसेट्स कम से कम पता हो क्या क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स पता हो क्या क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको वो पहले करवा दिया। The word asset are used in the heading balance sheet because it is true only for the date on which it is prepared. Balance sheet asset करेंगे यूज। The total of the two side of the balance sheet is always equal. दोनों साइड्स मैच करेंगी तो ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। Prepaid expense are treated as current asset. Though cash cannot be realized from prepaid expense, the service will be available against these without future further payment. आप लोगों ने एक्सपेंसेस पहले पे कर दिए, अब ये कैश में तो हो नहीं सकते, कैश में हो नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे, ये हम एसेट साइड शो करेंगे। कब, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए हम इसको एसेट साइड शो करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंस क्या होता है, उनकी एग्जिस्टेंस, यानी कि कौन सा एसेट हमारे पास लंबे टाइम तक होगा, उसके अकॉर्डिंग ये लिख लो। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो एसेट्स या फिर जो लाइबिलिटी हमारे पास लंबे टाइम तक होगी वो हम पहले शो करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लिक्विडिटी में किया था लिक्विडिटी के बिल्कुल ऑपोजिट बनेगी, बिल्कुल रिवर्स। This method is exactly the reverse of the first method discussed above. Assets which are most difficult to convertible into cash, such as goodwill, are written first, and assets which are most liquid, such as in cash in hand, are written last. Similarly, those liability which are to be paid last will be written first. In order of the proprietor capital is written first of all, then non-current or long-term liability, and lastly the current liability. Joint stock company are used under the Company Act to prepare the balance sheet in order of permanence. तो परमानेंस, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमारी जो होती है, अगर आपको फ्रेंड्स एक मेरे को लगता है एक हमारा जो प्रिंसिपल था, 2 मिनट को मैं आपको दिखा ही देता हूं। ले लो, हमारा एक फ्रेंड्स प्रिंसिपल था, ये कंसेप्ट वाले चैप्टर में हमने किए थे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये हमने किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर था आपका, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें आपका कंसेप्ट था एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो आपकी कंपनी है वो लंबे टाइम तक चलेगी। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट कंटिन्यू एंटरप्राइजेस। हमारे पार्टनर आते जाएंगे जाते रहेंगे, पर बिजनेस जो हमारा है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो करके हम लोग इसलिए कंपनी एक्ट में कौन सी यूज करते हैं, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के अकॉर्डिंग, कि जो तो हमारी लॉन्ग टर्म के एसेट्स है उनको पहले शो करते हैं, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है उनको बाद में शो करते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स आपका लास्ट क्या रह गया, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इफ ए ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज बेटर टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ द ट्रायल बैलेंस, if there is a difference in the trial balance, the difference is placed to a suspense account.
एंड शोन इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल, अगर मान लो ट्रायल बैलेंस नहीं है तो बना लो, और अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो आप एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लो। ट्रायल बैलेंस में आपको बताया था। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल आइटम विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस should be shown only once, whereas item which appear outside the trial balance, known as adjustment, has to be shown at two places. Next, the item which appear on the debit side of the trial balance should be shown either on the debit side of the trading account or on the asset side of the balance sheet. जो हमारी डेबिट साइड से डेबिट साइड की आइटम है। द आइटम विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, या तो वो शो करेंगी क्रेडिट साइड आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर लाइबिलिटीज साइड के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। All accounts relating to goods such as purchase, sale, purchase return, sale return are written in the trading account. In addition to these, the trading account will be debited with all the expense which are directly related to either purchase or manufacturing. All the remaining expense or the balances of the nominal account shown in the profit and loss account. अभी ऊपर करके आए हैं। The balances of personal and real account are always shown in the balance sheet. ये important note कर लो। If the expenses in respect of rent and lighting are clearly stated as having been incurred in respect of factory, अगर को बताया गया कि ये आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं, तो ये कहां पर शो होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, इफ फैक्ट्री रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये कहां पर शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर तो सिर्फ सिंपल रेंट दिया गया, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it is not clearly stated whether a particular item is expense or income, it will be treated as expense such as discount. अगर मान लो ये हमें पता ही नहीं है और हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, डिस्काउंट दिया गया, हम इसको एक्सपेंस करेंगे कंसिडर, ना कि इसको इनकम करेंगे, क्योंकि ऑल लॉसेस, क्योंकि अकाउंट्स में हम सारे के सारे लॉसेस को तो कंसिडर करते हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस को, पर एंटिसिपेटेड इनकम को नहीं कंसिडर करते हम लोग। इसलिए हम डिस्काउंट को, कमीशन को, ब्रोकरेज को, रेंट को एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। द टोटल ऑफ टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी टैली। हमारी दोनों साइड्स क्या होगी? टैली होगी। अब जब भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होंगे जितने भी, वो आपके कहां पर शो होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर, और जो भी सारे आपके रियल अकाउंट होंगे और पर्सनल अकाउंट होंगे, ये आपके कहां पर शो होंगे? बैलेंस शीट में होंगे। अब आप देख लो कि कौन कौन से आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, कौन कौन से आपके रियल और पर्सनल अकाउंट में आते हैं। हमने थ्योरी वाले चैप्टर्स में किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो मेरे को लगता है बस आपका जो है थ्योरी का पोर्शन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने जो 11 नंबर इलेस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, और इसकी मेरे को लगता है टोटल 17 तक इलेस्ट्रेशन है। इसकी फ्रेंड्स टोटल 17 तक इलेस्ट्रेशन है। तो आगे हम एक या फिर दो लेक्चर में इसकी इलेस्ट्रेशंस फिनिश कर देंगे, और उसके बाद इसके जो है प्रैक्टिकल करेंगे। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।